हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं polytechhub.com। चलिए शुरू करते हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो हम लोग का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसको हम लोग कैसे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पहला सेक्शन बनाए थे कि हम लोग जनरल जो फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन है उसको कंप्लीट करेंगे और उसको हम लोग एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर रखे हैं। जो स्टूडेंट अब तक नहीं देखे वो वीडियो वो जाके पिछले लेक्चर सीरीज को देख ले, जो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। और आप जो भी स्टूडेंट नए जुड़ते हैं इस लेक्चर से वो लोग पीछे वाला लेक्चर ज़रूर देखें, जिससे आपको इंटीग्रेशन की एक अच्छी फील और एक अच्छी समझ आती जाएगी और आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्त, आज का लेक्चर जो हम लोग का होने वाला है उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज का जो हम लोग का लेक्चर सीरीज होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है दोस्त, इससे पहले हम लोग ने बताया था, हम लोगों ने सीखा था इससे पहले क्या कि हम लोगों को कैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट करना था, जिसमें से दूसरा पोजीशन पे हम लोग बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे जनरल सीखने के बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात करते हैं दोस्त, पहले सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हैं, मेथड का मतलब समझ रहे हैं, बट ये सब्स्टिट्यूशन से क्या मीनिंग है, मतलब है। देखिए, पहले इसको आपका मीनिंग समझ में आना चाहिए ताकि इसी मीनिंग का यूज करके हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इसी के जो इसका वर्ड का मीनिंग है उस मीनिंग का मतलब से ही हम लोग काम इसका जुड़ा हुआ है हम लोगों का। तो देखिए, देखते हैं सब्स्टिट्यूशन एक वर्ड है जो सब्स्टिट्यूट वर्ड से बना हुआ है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है क्या कि एक को हटा के दूसरे को उसके जगह पर रख देना। फिर से सुनिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट वर्ड से बना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को हटा के उसके बदले दूसरों को पैलेस कर देना, दिस मीन्स सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे नहीं देखते हैं मूवी में भी जब एक हीरो डैमेज हो जाता है तो उसके बदले सब्स्टिट्यूट का यूज करके तब फिल्म शूटिंग करवाया जाता है ना। या फिर हम लोगों में ही जब पूजा ही हो तो एक बाबा पंडित जी नहीं आए तो उसके बदले दूसरा पंडित जी सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर लेते हैं कि दूसरे जो गांव के पंडित जी उसी से पूजा करवा लेते हैं। तो दोस्त, होता क्या है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को हटा के उसके जगह पर दूसरे को डालना, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट। और यह जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करने का प्रोसेस। अब यही सेम मीनिंग हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, मतलब एक को हटा के दूसरे को रखना है, यही इसमें काम होने वाला है। क्लियर? फिर से बोल रहे हैं, एक को हटा के दूसरे को रखना और फिर काम करना, यही यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया, मतलब एक को हटा के दूसरे को रख के हम लोग काम करने वाले हैं। अब बात आती है कि वाई, यहाँ पे बात आएगी वाई सब्स्टिट्यूशन। अगर यह बात सब आपको क्लियर हो जाएगी फिर आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से आप काम कर पाओ। वाई सब्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ेंगे हम लोगों को पागल कुत्ता काट लिया है क्या दोस्त? हम पगला गए हैं कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक, तो क्यों सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे? वाई वी स्टडी सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सीधा सा आंसर हम लोग देंगे कि देखिए, अगर हम लोग जो कॉमन मेथड जो फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन पढ़े हैं इससे पिछले लेक्चर में, अगर मान लीजिए डायरेक्ट फार्मूला पे था तो हम लोग फार्मूला लगाते थे, आंसर लिखते थे, फार्मूला लगाते थे, आंसर लिखते थे, फार्मूला लगाते थे, आंसर। या फिर कुछ कैलकुलेशन करने के बाद फार्मूला लगने वाला होता था तो पहले कैलकुलेशन कर लेते थे और फिर फार्मूला अप्लाई कर देते थे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता था डायरेक्ट। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे बनेंगे जिसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने लायक नहीं रहोगे, आपसे वो बनने लायक नहीं रहेगा। मतलब आप उसको कैलकुलेशन भी करोगे, सेपरेट भी कर लोगे, फिर भी फार्मूला पे वो बैठता हुआ नज़र आपको नहीं आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जस्ट हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप सोचेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो उस समस्या का समाधान लेके आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको पहले, हालांकि और भी मेथड बनाए हैं, जब सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा तो दूसरा लगाएंगे जो आपको सिखाएंगे आगे,
पर जैसे ही हमारा जनरल मेथड फार्मूला वाला जो हम फार्मूला सीखे हैं वो फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगने वाला है, या कैलकुलेशन करने के बाद भी फार्मूला नहीं लगने वाला है, तो हम सीधा सा शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सोचना शुरू करेंगे कि इस मेथड से बनाएंगे। तो अब इसीलिए जैसे ही आपका वो काम नहीं हो रहा था, सो डैट जनरल बोलते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़े हैं। दोस्त ये हुआ, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन भी करके विद फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं बैठ रहा है, प्रॉब्लम नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्टली, है ना, एक सब जोड़ लीजिएगा, ये ज़्यादा हुआ क्योंकि फाइनली तो हम फार्मूला यूज करके ही सवाल सॉल्व करेंगे, मतलब डायरेक्टली आपके फार्मूला पे बेस्ड नहीं होंगे, है ना, या फिर कैलकुलेशन करने के बाद भी थोड़ा सा कैलकुलेशन किया फिर भी नहीं हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा एक तरीका हम लोग ना है, इसीलिए इस चीज़ को लेके आए हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, व्हेन, कब, देखिए पहले क्यों, तो आपको पता चल गया कि क्यों हम करेंगे अप्लाई, डायरेक्टली नहीं रहेगा फॉर्मूला पे, और या फिर कैलकुलेशन करने के बाद भी नहीं रहेगा, तभी ये हम लोग अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। कब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब बात आ जाती है कि हम समझ गए वो कि वो नहीं रहेगा तो लगाएंगे, लेकिन कब, है ना, व्हेन, है ना, कब लगाएंगे इस चीज़ को, है ना, कब। देखिए दोस्त, जब कभी भी आपको प्रॉब्लम में जो सवाल आपको दिया रहेगा, जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसमें जो दिया गया रहेगा फंक्शन, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर से सुनिए, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो तब, फिर से सुनिए, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर अवेलेबल हो किसी क्वेश्चन में, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन का वाट लगाने वाला है। फिर से सुनिए, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी तरीके से हो सकता है, व्हेन फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव इन द प्रॉब्लम। कब लगाएंगे, फिर देखिए, अब इस चीज़ को देखते जाइए, बस आपको पता चल जाएगा कब लगाना है। व्हेन फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव अवेलेबल इन द प्रॉब्लम्स, जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में रहे, तो हम जाके क्या अप्लाई करेंगे, जैसे लाइक दैट एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का मान लीजिए डेरिवेटिव है, हो सके ऊपर में भी हो या ऐसे रह सकता है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, या दोस्त ऐसे भी रह सकता है, फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फंक्शन, जिस भी मैनर में हो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। ये देखिए एफ डैश, आपको याद होगा कि एफ डैश हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं, एफ डैश एक्स ये, तो याद देखिए फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव, आपको ये दिख रहे होंगे। जब ऐसे कुछ अपीयरेंस होगा क्वेश्चन में, तो हम लोग उसमें अप्लाई करने को जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक हम सीखे नहीं कि अप्लाई कैसे करेंगे, है ना, अभी हम सीखे क्यों करेंगे और कब करेंगे वो देख रहे हैं। ये आपको पता चलना चाहिए कब हम अप्लाई करेंगे। ये हम मेथड जानते हैं लेकिन कब करेंगे हमको पता ही नहीं रहेगा, तो हम अकबकाने लगे, सवाल मिलेगा तो हम सोच ही नहीं पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कब करेंगे। तो जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो। दोस्त कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल दिया रहता है उसमें आपको तो डायरेक्ट डेरिवेटिव, इसलिए आपको हम डिफरेंशिएशन पहले सिखाए हैं। आपको डिफरेंशिएशन हम पहले इसीलिए सिखाया है क्योंकि डिफरेंशिएशन का अब यूज होगा, लेकिन बहुत एडवांस नहीं, बट आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो आपको सिखाया गया पिछले लेक्चर सब में वो आनी चाहिए। आपको उतना ही हम डिफरेंशिएशन वहाँ सिखाया जितना यहाँ पे काम आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन अवेलेबल रहेगा तब हम ये काम करेंगे, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। देखिए दोस्त, यहाँ तक करने के बाद जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे कि तब हम आगे अगला सोचेंगे कि ये अप्लाई कैसे करेंगे। हाँ, एक बात और हम बता रहे थे जो आपको हम बात से ये हो गए लैक हो गए, आपको एक बात और बता रहे थे कि दोस्त इसमें करना क्या होता है कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव जब अवेलेबल हो तो कभी कभी तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि देखिए ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है कभी इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव दिख जाएगा डायरेक्ट। वही जो कुछ अच्छे सवाल होते हैं उसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, कुछ कैलकुलेशन आप जब कीजिएगा ना, कुछ कैलकुलेशन करके इधर का इधर प्लस माइनस करके जब कुछ कीजिएगा तब आपको वो डायरेक्ट दिखाएगा और इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो वो प्रॉब्लम जिसको हम लोग कहते रहते हैं कि टफ प्रॉब्लम है, ऐसा वो टफ भी नहीं होता है। आपकी माइंडसेट बनी रहनी चाहिए कि कुछ में तो ऐसे नॉर्मली दिख जाएंगे, कुछ में होगा क्या कि आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जिससे कि वो बन जाएगा फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में। तो वो थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम हो जाता है। डायरेक्ट वाला तो एकदम डायरेक्ट गर्दा उड़ा देता है बच्चा, लेकिन वही जब नहीं दिखता है तो थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, वहीं पर वो सवाल अच्छा सवाल बनने लगता है। ठीक, बट आप अगर सोच पा रहे हो कि थोड़ा कैलकुलेशन के बाद डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो आपके लिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम होगा। क्लियर है यहाँ तक आपको वाई और वेन का मतलब। अब बात करते हैं हाउ, मतलब कैसे हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने का। यहाँ तक ले तो हम सिर्फ सीखे कि ऐसे होगा, ऐसा ये कब करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए उनको देख लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है और हम आपको बहुत ही प्रॉपर मैनर में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको नहीं लिखाया था। आप नॉर्मली आपको सीधे डायरेक्ट शुरू किया था कि देखो ऐसे रहेगा तो इतनी मान लेना और ऐसे काम करना शुरू कर देना, है ना, और ऐसे अप्लाई करेंगे। हमने आपको प्रॉपर मैनर में कि आपको समस्या क्या आती है, आपके फीलिंग को फील करके ये लिखाया जा रहा है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इससे आसान नहीं हो सकता, कोई भी आपको अगर समझाए तो इससे ईज नहीं हो सकता, इससे आसानी में और कोई समझाया नहीं जा सकता। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट लग रहा है, समझ में आया, तो आप मेरे व्हाट्सएप या मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ तक के बाद नहीं पता चलेगा तो मतलब समझिए समस्या है ना। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं यहाँ से आगे हम लोग हाउ, वाई, वेन एंड हाउ, कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्त ऐसे हमें इंटीग्रेशन देगा तो कैसा देगा भाई, किसी के फंक्शन के टर्म में देगा। देखिए कि इंटीग्रेशन आई बराबर दिया रहेगा, हमें ये दिया रहेगा एफ एक्स डी एक्स, ऐसा कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसका कहेगा इंटीग्रेशन करिए किसके साथ, डी एक्स के साथ, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जो जिसका फंक्शन ये है उसी के टर्म में डिफरेंशियल चेंज हो, तब वो आपको हम बता रखे हैं। अब दोस्त देखिए चेंज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा हम लोग का, हाउ, जो प्रोसेस होगा इसको काम करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसमें क्या करना है दोस्त, देख लेना है कि जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल रहेगा। तो आप मान लीजिए हम ये फंक्शन है ये एक्स, अब इसके टर्म में हमको डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो जो हमें रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे एक्स बराबर क्या मान लेंगे, एक्स बराबर मान लेंगे कोई अदर फंक्शन अलग टर्म में। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, एक वेरिएबल को हटा के दूसरे वेरिएबल के रूप में लाते हैं। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझाया है सब्स्टिट्यूट करना है, एक को हटा के दूसरे को रखना, वर्ड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, एक को हटा के दूसरे को रखना। मतलब अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक्स के टर्म में है, किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। इसको हम लोग चेंज करेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग वेरिएबल के टर्म में, जैसे हम लोग क्या कहेंगे कि x के बदले हम लोग पुट कर लेंगे gt, मतलब अब देखिए x बराबर gt पुट किए तो ये जो फंक्शन है किसके टर्म में, t के टर्म में, किसके टर्म में, t के टर्म में। इसका जो फंक्शन हुआ वो किसके टर्म में, t का। इसका क्या मतलब होता है दोस्त, कुछ भी नहीं। जैसे gt का मतलब हुआ कि इसका मतलब इसमें जो भी हुआ वो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अच्छा f(x) का क्या मतलब हुआ, x स्क्वायर प्लस 7x। इस तरह से कुछ भी फंक्शन रहेगा जो x के टर्म में हो, x sin x, इस तरह से कुछ भी फंक्शन हो x के टर्म में। और gt का क्या मतलब हुआ, t के टर्म में हो। ठीक, तो यहाँ कुछ खास नहीं, बस ये जो फंक्शन दिया रहेगा वो पूरा x के टर्म में रहेगा, और ये जो उसको हम x बराबर क्या मान लेंगे,
जी टी। अच्छा, हम लोग मानेंगे किसको x बराबर किसके बराबर मानेंगे फंक्शन t का, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जब इसको हम लोग प्रॉब्लम के फॉर्म में देखेंगे तो आपको एकदम और भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या करें, x बराबर क्या पुट कर लेना है, जी टी। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। दोस्त देखिए, अगर हम बात करें x के बदले gt मानेंगे तो x के बदले अगर हम यहाँ पुट कर दे gt तो कुछ कैसा बनेगा, ये दोस्त कुछ ऐसा बनेगा, f है ना, f ऑफ gt, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। अब देखिए जैसे ही t के टर्म में इसको पुट कर देंगे तो ये फंक्शन जो भी बनेगा वो पूरा t के टर्म में आ जाएगा। किसके टर्म में आ जाएगा, t के टर्म में आ जाएगा। और ये जो dx है ये x के टर्म में रहेगा। तो कहियो इंटीग्रेशन होगा जो हम आपको बताए हैं, हम बताए कि जो जिसमें ये वेरिएबल रहेगा उसी के टर्म में ये भी रहना चाहिए। तो हमको ना ये इसके बदले तो सब्स्टिट्यूट कर दिया ये, लेकिन x dx के बदले भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब dx को भी dt के टर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, x बराबर gt मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dx अपॉन dt बराबर, दोस्त डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होगा, डैश, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन होने के बाद g डैश t, ठीक। अब यहाँ तक आपको मिल जाएगा तो हम dx के बदले क्या पुट कर सकते हैं, देखिए तो dx बराबर क्या पुट कर सकते हैं, dx इक्वल टू हो जाएगा g डैश t dt, ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब पूरा सवाल को चेंज कर लेते हैं। अब सवाल चेंज कीजिए, तो नाउ हमारा सवाल क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम जो दिया था ये x के बदले gt पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ gt। अब दोस्त देखिए, अब बच गया था dx को भी हटाना पड़ेगा। तो dx के बदले t के टर्म में क्या आ जाएगा, g डैश t dt। अब देखिए जो ये पूरा प्रॉब्लम मिलेगा, जो अब देखिए पूरा प्रॉब्लम, ये सवाल था हमारा x के टर्म में, हम लोग इसको फाइनली कहाँ बदल लिए, t के टर्म में। किसके टर्म में, t के टर्म में। ये भी t का फंक्शन होगा, ये जो डिफरेंशिएशन करके जो आएगा वो भी t का फंक्शन होगा। फाइनली ये पूरा t का फंक्शन होगा और देखिए dt अवेलेबल है। अब इसको t के टर्म में इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ठीक है दोस्त। अब जब जैसे ही अब ये आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो किसके टर्म में आएगा, t के टर्म में आएगा। और फिर हम लोग यहाँ से x बराबर जो t माने हुए हैं हम t के टर्म में हम फिर उसको बदल देंगे x के टर्म में और वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक करने के बाद फाइनली जो हमारा आंसर आएगा i बराबर वो आ जाएगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं ZT प्लस C, कुछ आएगा t के टर्म, हम उसको मान लीजिए ZT के फंक्शन, कुछ जो आएगा आंसर उसको हम बोलेंगे ZT, मतलब t के टर्म में आएगा हमारा फंक्शन, ठीक है, ZT प्लस C ये आ जाएगा इस तरह से। तो क्या करेंगे हम लोग, फाइनली कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। क्या करेंगे, इसको t के बदले हम लोग पुट कर देंगे, t के बदले यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको x के टर्म में आएगा बदल के यहाँ पुट कर दें, हमारा वो आंसर हो जाएगा। यही पूरा स्टेप होता है आपको काम करने का, ठीक है, यही पूरा स्टेप होता है आपको काम करने का। देख लीजिए पूरा स्टेप्स को सही से अच्छे से, ठीक है दोस्तों। अब ये बात अगर आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, जो सवाल दिया है पहले देख लेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले तो डायरेक्ट दिख ही जाएगा तो ठीक है, कैसे देखेंगे, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहना चाहिए। हमें अगर लग जाएगा कि चलो ठीक है अवेलेबल, तो डायरेक्ट जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा जिस फंक्शन का, ठीक है, उसको t मान लेंगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा उसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। वो भी हम आपको क्लियर दिखाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, t मानने के बाद इस तरह से हम लोग उस पूरे सवाल को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में। कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट का ये कहना होगा कि सर आप t माने हैं, हम z मानेंगे तो कोई दिक्कत। आप यहाँ कहें कि x बराबर gt, हम कहेंगे कि x बराबर gz या gy,
कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हो, अपने मन से कोई वेरिएबल ले सकते हो। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा दोस्त, अपने मन से वेरिएबल हो तो बहुत सारे बुक ऐसे हैं जो नॉर्मली सब ज़्यादातर बुक में आंसर जो लिखा हुआ है ना वो टी के टर्म में ही वो एज्यूम करके बनाया हुआ है, कुछ बुक जेड के टर्म में, कुछ अलग अलग। तो उसमें क्या फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि अगर आप स्टार्ट करो तो एक कन्वीनियंट वेरिएबल के रूप में स्टार्ट करो, जैसे कि आप टी के टर्म में भी सीख ले रहे हो तो आप काम करोगे तो बुक में भी अगर मान लो देखोगे तो आपको मैच करता हुआ नजर आएगा सेम टू सेम, तो आपको कोई सवाल देख के समझने में भी आसानी होगी। इसलिए टी के टर्म में स्टडी करेंगे हम लोग ज़्यादातर, आपकी मर्जी। फिर जब आप टी के टर्म में करना सीख जाओगे तो आप जेड के टर्म में कर लो, वाई के टर्म में कर लो, पी के टर्म में कर लो, सी के टर्म में कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो सबसे पहले आपको वैसे टर्म में सीखना है जिसमें अवेलेबल हो बुक में, ठीक। तो हम लोग यहाँ भी ज़्यादातर टी के टर्म में ही पढ़ेंगे, है ना, ठीक। और ऑलमोस्ट जो सवाल हमें दिया रहेगा वो ज़्यादातर एक्स के टर्म में दिया रहता है। मैक्सिमम सवाल जो हमारे पास जो मिलेंगे ना वो सारे लगभग एक्स के टर्म में दिए रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाई के टर्म में देगा तो हमसे नहीं बनेगा, काम करने का सेम प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जो मैक्सिमम है बुक में प्रॉब्लम मिलेंगे वो एक्स के टर्म में होगा, और अधिकांश टाइम हम जी टी एक्स बराबर जो पुट करेंगे वो टी के फंक्शन के रूप में पुट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जेड के टर्म में ले रहे हो या सी के टर्म में ले रहे हो, बात ये क्लियर है। और आगे चल के हम लोग जेड के टर्म में भी एक दो प्रॉब्लम लेके करेंगे, अलग वेरिएबल लेके भी करेंगे, ताकि आप उससे फैमिलियर रहो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। नहीं तो ऐसा मत करना सर कहीं पे जेड के टर्म में ले लिया तो सर ये क्या कर दिया, वो कुछ भी नहीं दोस्त, आप ले सकते हो। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा होगा प्रॉब्लम में कि दो दो बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़े। ध्यान सुनिएगा, जो कुछ कोई अच्छा प्रॉब्लम होगा तो उसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि दो बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़े, कभी कभी 3 बार भी लगाना पड़ सकता है, बट ज़्यादातर केस में 1 बार लगता है, और जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, लगता ही है, मतलब जिससे कि आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो घबराने की जरूरत नहीं, हम सारी बातें सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्लियर कर दिए। अब आपको हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे। चलिए आइए आप देखते हैं इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तरीका से समझते हैं। तो बगल में ही एक एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि आपको और भी बात ज़्यादा क्लियर हो। दोस्तों आइए और देखते हैं इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल। दोस्त यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ या फाइंड द इंटीग्रल ऑफ रहेगा, एकदम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल लेके चलते हैं, साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्त देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जो स्टूडेंट अभी तक मेरे सब्स्टिट्यूशन मेथड को नहीं देखे होइएगा उनको अगर डायरेक्ट ये प्रॉब्लम दे दिया जाता तो वो क्या सोचते, अरे इसमें गुना में भी है, एक्स स्क्वायर भी है, कोई फार्मूला सेट होगा क्या? सोच के देखो तो बताओ, कोई फार्मूला सेट हो रहा है? जितना फार्मूला पढ़े हो आप, याद किए हो जितना फार्मूला, कोई फार्मूला इस पर सेट नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे होंगे अलग अलग कर लेते हैं ऐसे, अरे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 2x dx और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्त ये गलत तरीका हम आपको पहले भी बता रखे हैं कि गुना में आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। आगे चल के सीखेंगे इसका अलग मेथड से भी करना, बट इस तरह के सवाल को मल्टीप्लाई वाला जो दो फंक्शन क्या रहेगा मल्टीप्लाई में रहे तो उसको अलग से सीखेंगे बाय पार्ट मेथड में। बट दोस्त एटलीस्ट अभी अगर हम बात करें हम लोग यहाँ, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते, तो इसके बाद आप कोई फार्मूला सेट करो, कोई फार्मूला ही आपके पास नहीं है, तब जाके हम लोग सोचे कि आओ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो। देखिए आपको अगर देखिएगा इसमें गौर से तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन तो इधर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का पूरा क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर इन 2x स्क्वायर का होगा 2x, तो ये पूरा ये बन जाता है। क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ये पूरा का ये है? नहीं है। तो हम लोग सोचेंगे अच्छा चलो इसका तो नहीं है, तो इसका मतलब ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो आपको दिख जाएगा अरे एक्स स्क्वायर को t मानना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर को क्या मानना चाहिए?
टी पुट कर लेना चाहिए। क्या पुट करना चाहिए? टी पुट करना चाहिए। जैसे आपको जैसे दिख जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन है ना, आपको दिख जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिखेगा कि देखिए ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप आंख मूंद के टी बराबर कह दीजिएगा कि हो जाएगा एफ एक्स। क्या मान लेना है? टी बराबर एफ एक्स। क्या मान लेना है? टी बराबर एफ एक्स। जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा उसको आप टी मान लो एकदम आसानी तरीके से। क्या मान लेना है? टी बराबर एफ एक्स। क्या मान लेना है? टी बराबर एफ एक्स। टी बराबर एफ एक्स। तो हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, देखो मिला देते हैं। अब बताओ कि आप यहाँ देख रहे हो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो हम लोग क्या किए कि हम कहेंगे अच्छा t इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। टी बराबर क्या मान लेते हैं? एक्स स्क्वायर। जिसका डिफरेंशिएशन उसको क्या मान लेना है? टी। अभी से जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई करो, जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिख जाए उसको क्या मान लेना है? टी। जिसका, ऐसा नहीं कि इसको मानना है, जिसका डिफरेंशिएशन उसको क्या मान लेना है? टी। ठीक। अब t बराबर एक्स स्क्वायर हो गया तो बात आओ डिफरेंशिएशन करो, dt अपॉन dx दोस्त क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx स्क्वायर बट्टा dx। दोनों तरफ लगा लिए, इधर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन के तरीके से x के रिस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे सॉरी, इसको क्या कर लो, थोड़ा सा सही तरीका से लिख लो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? आपको डिफरेंशिएट कर देना है दोस्त। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt अपॉन dx और ये हो जाएगा आपका dx स्क्वायर अपॉन dx। अच्छा दोस्त, ये हो जाएगा dt अपॉन dx, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? पावर पीछे पावर से घटाना, यानी 2x। आपको याद होगा ये, तो ये हो जाएगा 2x, यानी dt अपॉन dx बराबर 2x। दोस्त अब करते हैं प्रॉब्लम को चेंज। क्या करते हैं? प्रॉब्लम को चेंज। प्रॉब्लम को चेंज कैसे करेंगे? आप देखिए, ये पूरा जो सवाल है वो किसके टर्म में है? सो देखो, वो ये पूरा सवाल है आपको x के टर्म में, इसको बदलना है अब हमको t के टर्म में। तो अब चलो सबसे पहले अब हटाने का सोचते हैं। अच्छा दोस्त, पहले एक काम और यहाँ कर लेते हैं, dt बराबर क्या हो जाएगा? 2x dx। ठीक है, dt बराबर क्या हो जाएगा? 2x dx। dt बराबर क्या हो जाएगा? 2x dx। ठीक है, और dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? देखो ध्यान से, dt बराबर क्या हो जाएगा? 2x dx। यहाँ हो जाएगा ये। अब बात करते, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए गौर से, ये जो अभी हम ग्रीन कलर वाले से आपको क्लोज कर रहे हैं उसको देखिए गौर से। अभी हम ग्रीन कलर वाले से क्लोज कर रहे हैं उसको देखिए दोस्त, ये dx है। इस चीज़ को पूरा को देखिए, ये तो पूरा गुना में है तीनों। तो ये देखिए, ये 2x dx, 2x dx के बदले क्या पुट कर सकते हैं? देखिए तो dt क्या पुट कर सकते हैं? dt। 2x dx के बदले क्या पुट कर सकते हैं? dt। 2x dx के बदले क्या पुट कर सकते हैं? dt। अच्छा, x स्क्वायर के बदले क्या पुट कर सकते हैं? t। x स्क्वायर के बदले क्या पुट कर सकते हैं? t। x स्क्वायर के बदले क्या पुट कर सकते हैं? t। आ जाइए अब देखते हैं अब इसको। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रॉब्लम हम इरेज करना चाहेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त करेंगे क्या? देखिए करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ सवाल को करेंगे चेंज। सवाल को क्या करेंगे? चेंज। आइए, नाउ यहाँ पे एक काम और भी कर लेंगे, थोड़ा सा सवाल सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग कर लेते हैं। आई बराबर मान लेंगे कि आई बराबर सवाल है, ये इंटीग्रेशन इसका करना है 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। ये अपने मन से हम लोग आई बराबर मान लेंगे कि ये इसका इंटीग्रेशन क्या है, आई है, उसके बराबर हम लोग ये कर लेंगे। अच्छा, चूंकि सवाल को तो यहाँ नाउ आई जो बन जाएगा नया, जो इंटीग्रेशन जब सवाल चेंज करेंगे, सवाल जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? 2x dx के बदले क्या पुट कर देंगे? dt। अच्छा, साइन के बदले तो साइन रह जाएगा और एक्स स्क्वायर के बदले क्या पुट करेंगे? t। तो एक्स स्क्वायर के बदले हो जाएगा t और ये हो जाएगा 2x dx के बदले क्या हो जाएगा? dt। दोस्त अब देखो सवाल, नए सवाल को देखो, ये जो प्रॉब्लम था इस प्रॉब्लम को देखो। अब ये पूरी तरीके से किसमें बदल गया है? t के टर्म में। किसमें बदल गया है? t के टर्म में। एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में पूरी तरह से बदल गया है। नहीं,
पहले किसके टर्म में था, x के टर्म में, अभी किसके टर्म में बदल गया है, t के टर्म में। इसके लिए किए क्या हम लोग देखें जिसका डिफरेंशिएशन है उसको t माने, और उसको t मानने के बाद उसके बदले जिसको माने t उसके बदले t पुट किए हैं, और उसके अलावा हम लोग dx को भी बदलने के लिए डिफरेंशिएशन किए। डिफरेंशिएशन करने के बाद dx को dt के टर्म में बदलने पर हमने पाया कि 2x dx के बदले हम dt रख सकते हैं, और 2x dx के बदले dt रखा और सवाल हमारे पास आ गया sin t dt। अब दोस्त देखिए ये एक नया प्रॉब्लम जो t के टर्म में है और ये dt है, तो बहुत ही आसान हो गया। अब बताओ कि sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा। हम में से कोई भी होगा जिसको अगर फॉर्मूला याद होगा डायरेक्ट, और सबको याद ही होगा, ये बात फिक्स है, कई बार बोल चुके हैं आपको याद करने लगे। बोले हैं कि इंटीग्रेशन में फार्मूला बहुत ही रोल प्ले करता है। अगर आपको याद होगा फार्मूला तो बहुत ही मज़ा आएगा, और हम फार्मूला भी अलग से बहुत प्यार से पढ़ा रखे हैं पीछे, जाके देख लीजिए उसको। दोस्त क्या होगा यहाँ से sin t dt का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस c हो जाएगा। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन, तो साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि टी का फंक्शन है, तो कई बार बोल चुके हैं कि dt डिफरेंशियल चेंज होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि dx रहता तो पर भी ये लिख लेंगे, गलत हो जाएगा वो। जिसका फंक्शन उसी के टर्म में, अगर साइन एक्स रहेगा dx तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, अगर t रहेगा dt तो जाएगा कॉस टी प्लस सी, कुछ भी नहीं है। तो दोस्त ध्यान में रखिएगा ये चीज़। अब आपको यहाँ आंसर मिल गया, इससे i बराबर ये आया हमारे पास, लेकिन देखिए हमको आंसर चाहिए, इसका जो आएगा आंसर वो x के टर्म में आएगा, क्योंकि x के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आंसर किस में आना चाहिए, x के टर्म में आना चाहिए। तो हम लोग फाइनली फिर क्या करेंगे, x के टर्म में जाने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, जो t का मान होगा वो पुट कर देंगे, और t का मान क्या था, t बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसीलिए i बराबर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी बात को अगर आप और भी जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहो ऐसे लिख सकते थे, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इसे एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर dx बराबर हम लिख सकते थे माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। दोस्त ऐसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते थे कि इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। तो अभी आप इस लेक्चर में ये चीज़ सीख पाए हैं कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको A to Z सिखा दी गई है। तो ये इतना से काम नहीं चलेगा दोस्त, ये सीख लिया और इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया ऐसे कभी मत सोचना। आप अगर देखो आप सोचोगे इतना ही है, बात इतना ही है, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम नहीं करोगे ना तो देख के आपको फीलिंग नहीं आएगा कि कैटरीना कैफ है कि सनी लियोनी है ना, समझ ही नहीं आएगा, पहचान नहीं आएगा, दोनों एक मुँह एक ही जैसा लगेगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो देखते ही पता चलेगा कि अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ऐसे लगाएंगे, ऐसे काम करेंगे, वो क्लियरेंस आएगी। तो यू हैव टू डन मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से प्रॉब्लम आते हैं, है ना। तो अभी हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम करते हैं जिस पे सीखने के लिए, उसके बाद हम लोग जो डिसाइड किए थे कि एनसीईआरटी वाला जो हम लोग का सीरीज चल रहा था, फिर उसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, उसके सारे प्रॉब्लम बनाएंगे। तो पहले अभी और इस पे 4-5 प्रॉब्लम करवा के हम आपको सिखाते हैं कि और भी कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करके कैसे प्रॉब्लम को डन करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए हम और कुछ भी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, इरेज करें, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये नहीं लगने देंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना। एक छोटी छोटी बात, ये अलग बात है कि वीडियो लेक्चर की लेंथ थोड़ी बड़ी हो, उस सबसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और कोई हमें कहेगा भी स्टूडेंट कि सर ये आपका लेक्चर स्लो जा रहा है या ये जा रहा है, दोस्त पहले ही मैं आपको बोल रखे कि सिलेबस मुझे कंप्लीट करनी है
है ना। तो आप चिंता ना करो कि आपको हम कंप्लीट करके देंगे, कमेंटमेंट पर थोड़ा विश्वास करो। और जो बाकी टीचर का तो मतलब जो आपको कमेंटमेंट करके ये करते हो तो उनका तो हम नहीं जानते, बट हम आपको कंप्लीट करके देंगे। और पहले भी बोल रखे कि आपका सिलेबस हम 10 दिन में कंप्लीट करके दे सकते हैं, तो उसकी चिंता आप मत रखो। आप प्यार से सीखो, सब चीज़ को ग्रैब करो। और ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटेक हब चैनल है, जो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। ये बात इसकी बिलीव कर लो, और एकदम टॉप लेवल कंटेंट मिलेगा। टेंशन लेने की आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आराम से देखो लेक्चर सीरीज, और 10-20 लेक्चर जो राइट लेफ्ट करके देखते हो वो सब मत किया करो, क्योंकि उससे होता है क्या ना कि आपने इधर का देख पाओगे ना उधर का। क्योंकि 5-6 लेक्चर अगर आप देखोगे ना, हम ये नहीं करें कि मेरा देखो, हम पहले भी बोल रहे हैं ये नहीं करें कि मेरा देखो, हम ये कह रहे हैं कि किसी जो भी आपको अच्छा लगता है जिनका लेक्चर, आप एक चीज़ पे फिक्स हो जाओ। नहीं तो 10 को देखोगे ना तो आधा उनका देखोगे, आधा उनका देखोगे, आधा उनका देखोगे, कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त कि हम लोग इसमें आगे और भी प्रॉब्लम की, तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग मिल के डन करें। और भी आई थिंक कि थोड़ी सी और भी प्रॉब्लम हो जाए तो मज़ा आए हम लोगों को। तो दोस्त हम फास्ट इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि अगर हम फास्ट पढ़ाएं तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट हमें आपको सिखाना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। मेरा सिलेबस खाली कंप्लीट करने का मुद्दा नहीं है, हमें मुद्दा ये है कि समझा के सिखा के तब सिलेबस कंप्लीट करना। और बाय द वे सबसे अधिक टाइम हम जो देते हैं वो इसी पोर्शन पे देते हैं। मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उस पर जो अप्लाइड मैथ है, पहले भी आप फर्स्ट और सेकेंड मैथ पढ़ रखे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंटीग्रेशन वाले में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप सही से ना सीखो। आगे पूरा बुक जो आपकी पढ़ाई है सारी इसी पे बेस्ड रह जाती है। तो आपको ये चीज़ जानना, अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम। चलिए पहले 3-4 प्रॉब्लम हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम तो आपका इंटीग्रेट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है हम लोग का इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है दोस्त, इसमें आपको पहला है साइन mx, दूसरा है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और तीसरा है, ये सारे NCERT के प्रॉब्लम से सॉल्व एग्जाम्पल के प्रॉब्लम से एक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। और यहाँ है आपके पास 4th नंबर प्रॉब्लम साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग अभी धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, ऊपर करेंगे हम लोग, है ना। हमारे पास ये 4 प्रॉब्लम है, हमारे पास ये 4 प्रॉब्लम अवेलेबल है, ठीक है। इन चारों प्रॉब्लम्स को हम लोग को डन करने हैं, ठीक। तो आइए देखेंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं एक एक करके और सीखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पहला सवाल फिर से देखिए, पहला सवाल आपको दिख रहा है। पहला सवाल है आपको साइन mx dx। दोस्त आपके पास पहला सवाल होगा साइन mx dx, जो हम लोग का लिखा हुआ बोर्ड पे है। इसमें क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले बात इसके बारे में आपको तो ऑलरेडी पता होगा नॉर्मली कि क्या होता है। नॉर्मल कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना सीख रखे हैं, जो फार्मूला पे ही डायरेक्ट है। कैसे, आइए साइन, ठीक है, 5x का क्या होता है बताओ दोस्त। तो हमको कहेंगे माइनस कॉस 5x, आई लीनियर है तो इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5। यही तो सीखे हुए हैं,
कोई दिक्कत नहीं है था हमें इस प्रॉब्लम में। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर mx है तो क्या होगा आंसर माइनस कॉस mx अब बट्टा बाई m प्लस सी, ये आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 7 8 कुछ भी हो सकता था, तो ये कर लेते। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि नॉर्मल फॉर्मूला पे हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन लगाना जरूरी है, बट आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, वही बात हम यहाँ बताना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम का आप सब्स्टिट्यूशन से कैसे करोगे वो दिखाते हैं। नॉर्मल तो हम लोग एक ही लाइन में जानते हैं, कहोगे सर ये क्यों करने जा रहे हैं, तो आपको आइडिया लगने के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि आइडिया लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता था। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे। आप एग्जाम में ये नहीं लिखा रहता कि आप सब्स्टिट्यूशन से बनाइए या फिर बाई पार्ट से बनाइए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे ऐसे ही, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सीखने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आपको हम प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी नया नया होगा ना, तो आपको बताए होंगे तो आपको मतलब अभी उतना अजनबी सा लगता होगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो ना, फिर आपको धीरे धीरे आप भी ऐसे ही करना सीख जाओगे और आपको भी बहुत ही आसान लगने लगेगा काम करना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, करते क्या है, सो देखिए हमें पता है ऑलरेडी कि भाई इसमें किसी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है। साइन का mx का करते तो हो जाता cos mx माइनस cos mx इंटू एम, नहीं, लेकिन ये भी नहीं दिख रहा है। तो हमें एक चीज़ दिख रहा है कि mx जो डिफरेंशिएशन, देखें ध्यान से, mx का, अच्छा x का डिफरेंशिएशन तो हम सबको दिख रहा होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और इसके पीछे 1 तो है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें वो दिख गया। बट जब आप लेने जाओ ना तो कांस्टेंट साथ में रहे तो उसको साथ में ही मान लिया करो, ताकि आसान हो जाता है काम। जैसे हम लोग जब अब इसको, अब x का 1 होता है तो हम x को जब मानने जाएंगे कि t बराबर x, तो उस समय हम t बराबर x ना मान के, ये कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम लोग मान लेंगे t, ठीक है। तो दोस्त आइए हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट i बराबर, या फिर लिख लेंगे नाउ i इज इक्वल टू साइन mx dx। अब यहाँ करेंगे लेट, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग लेट, क्या मानेंगे, लेट मानेंगे t इक्वल टू mx, ठीक है। अब t इक्वल टू mx, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा dt बट्टा dx बराबर, अच्छा m बाहर हो जाएगा dx बट्टा dx, ये आपका 1, यानी dt अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 1 मानी m, यानी हम कह सकते हैं कि dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू हो जाएगा m dx, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा m dx, या dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर लिख सकते हैं dt बाई m, m क्या है, कांस्टेंट है दोस्त, नंबर रह सकता है, नंबर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त आइए इसके आगे देखें, इसके आगे क्या करेंगे, पहला ये कर लिए, मान लिए, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर लिए। अब करेंगे सवाल को चेंज, सवाल अभी x के टर्म में है, dx x के टर्म में है, अभी हम इसको करेंगे t के टर्म में, तो mx के बदले क्या पुट करेंगे, t, mx के बदले क्या पुट करेंगे तो t, तो क्या बनेगा दोस्त, i बराबर बन जाएगा नाउ, या सो i बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, i बराबर हो जाएगा साइन t dt, सॉरी t dx, ये dx होगा, लेकिन दोस्त dx भी नहीं रहने देना, dx को भी चेंज करना है t के टर्म में, तो dx के बदले क्या डाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि इस टर्म को हम चेंज कर सके, dx और dt में रिलेशन ला सके। तो यहाँ पे देखिए dt बाई एम है, तो उसको पुट कर लेंगे, तो यहाँ dx के बदले क्या पुट कर लेंगे, dx के बदले पुट करेंगे dt बाई एम, क्या पुट करेंगे, dt बाई एम। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सवाल i इक्वल टू 1/m साइन t dt। अब यहाँ से 1/m है, इसको बाहर कर दें, 1/m बाहर आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा साइन t dt। दोस्त अब बताओ साइन t का हमें से सबको पता है क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस t, तो इसका हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ इंटू में होगा ये, चूँकि ये इंटू में होगा तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस t प्लस सी। अब दोस्त t के बदले क्या माने हुए हैं, mx, क्या माने हुए हैं mx, पुट कर दीजिए, तो इसीलिए i बराबर क्या हो जाएगा -1/m
कॉस टी के बदले क्या रखना है, mx प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम लोग अपना पहला सवाल डन कर लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है। अब दोस्त एक काम करना है, हम आपको बाकी ये एक दो प्रॉब्लम बताते हैं, आपको ये सवाल करना है खुद से, ये सवाल करना है खुद से। इसमें क्या करना है दोस्त, आप इस पूरे को टी मानोगे क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 हो जाएगा, तो ये आप डन करोगे। ठीक है, ये आप डन करोगे। अगर आपसे ये हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना सर दिस सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज डन। ठीक है, लिख लेना, ये कर लेना। अगर डाउट हो जाए फिर तो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लगे तो आप हमसे कंसल्ट कर लेना या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप जो भी व्हाटएवर हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी अगर प्रॉब्लम लगे तो। बाकी आपको ये समझ में आ गया दोस्त। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्त जो आपका तीसरा नंबर प्रॉब्लम है, जो दिख रहा होगा बोर्ड पे, tan 4√x सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा दोस्त, इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोग फोर्थ नंबर करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें आपको जो बताए थे कि कभी कभी आपको दो बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ सकता है, वह कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम लोग वो ना करके हम लोग यहाँ चलेंगे। पहले ये थोड़ा ज़्यादा आसान है रिलेटिवली, तो हम लोग ये एक ही बार में हो जाएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं 4 नंबर, फिर 3 नंबर पे आएंगे। फोर्थ नंबर में देखिए, ये भी अब आप कर सकते हो। हम लोग करेंगे लेट आई इक्वल टू मान लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, हमें करना क्या है, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्त ये करना है, हम में से सबको ये चीज़ अब नज़र आनी चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन जैसे ही हमको ये दिखा, ये पूरा का नहीं, सिर्फ इसका जैसे दिखा, तो हम इसको कहेंगे कि भाई tan इनवर्स x बराबर t। तो क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अच्छा, अब क्या करना होता है, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x के, ये हो जाएगा d tan इनवर्स x/dx। दोस्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा दोस्त, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखो, हमें देखें ध्यान से इस चीज़ को, हमारा सवाल क्या है, dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना के बदले क्या पुट कर सकते हैं, dx। देखो ध्यान से, dt बराबर ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको एक क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो हम जिस समय इसको डालेंगे उस समय आपको क्लियर दिखेगा। जैसे देखिए dt बराबर ये हो गया, अब देखिए इतना के बदले dx 1/, अब इसके क्या है, ये 1/x स्क्वायर है 1 प्लस, इसके बदले पूरा के बदले क्या पुट कर सकते हैं, dt, और tan इनवर्स x के बदले क्या पुट कर सकते हैं, t। तो आप यहाँ से पुट कर लीजिए, तो यहाँ से सवाल क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ i बराबर साइन टी अपॉन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन के बदले साइन और tan इनवर्स के बदले t, और इतना के बदले क्या पुट करेंगे, dt। तो ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखो सवाल कितना आसान बन गया है, हमारे फॉर्मूला पे आ गया है। क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई i बराबर हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। दोस्त यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, इसीलिए i बराबर, देखो ये आंसर t के टर्म में आया, जबकि हमारा आंसर किस में रहना चाहिए, x के टर्म में। तो x के टर्म में रहना चाहिए, तो हमारा आंसर हमको x के टर्म बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, i बराबर इतना, यानी साइन
tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस कॉस t के बदले क्या पुट करें दोस्त, tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्त, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी डन कर लिए। अब आपको धीरे 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 इस चीज़ की समझ हो रही होगी, ठीक है। घबराना नहीं कि हमें सर बहुत ज़्यादा पता नहीं है, आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप सवाल कर जाओगे ना, आपको पता चलते चला जाएगा। आइए बढ़ते हैं 3rd नंबर प्रॉब्लम की तरफ। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं 3rd नंबर की तरफ। थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है दोस्त, 3rd नंबर प्रॉब्लम कहता है, तो अगर लेते लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। देखने में लगा कि अरे भाई ये क्या सब दे दिया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब भी आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप फार्मूला पे तो सोच नहीं पा रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग सोचेंगे कि यार चलो पहले फार्मूला पे नहीं बैठ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सोचते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन पे गए तो हमको तो किसी का डिफ्रेंशिएशन कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था कि tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो वो दिख रहा था, बट परफेक्ट वो भी मैच यहाँ पे रूट एक्स के कारण नहीं हो रहा था। तो हम लोग देखें क्या कि हमको याद था कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये फार्मूला होता था हमारा। हम आपको पहले ही बोले कि कांस्टेंट हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कांस्टेंट मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या होगा बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट की चिंता हमें नहीं रहती है। तो अभी आप देखो कि हम देखें अरे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, यानी इसको अगर t मान लिया जाए तो यहाँ पर 2 तो मैनेज हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये बन रहा है उस तरीके से। तो हम सोचेंगे जैसे ही दिखा हम लोग कहेंगे अच्छा लो लेट पुट t इज इक्वल टू रूट एक्स। तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा दोस्त, इसका डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। दोस्त अब देखो यहाँ से हमारे पास ग्रीन वाले कलर से कर रहे हैं, देखिए इसको, ये 1/रूट एक्स dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो दोस्त यहाँ से dt अपॉन dx बराबर हम लिख सकते हैं 1/, अच्छा dx को इधर भेज दे और 2 को इधर भेज देते हैं, तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये 2 dt हो जाएगा, इधर आएगा तो dx उधर जाएगा तो 1/रूट एक्स dx, इस 2 को इधर भेजे तो ये 2 dt और dx को उधर भेजे तो ये 1/रूट एक्स dx। ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब दोस्त इतना के बदले क्या लिख सकते हैं 2 dt, देखिए तो dx 1/रूट एक्स dx, 1/रूट एक्स dx के बदले क्या लिख सकते हैं 2 dt। तो अब करेंगे सवाल को चेंज, आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम को चेंज करते हैं दोस्त। देखिए अब करेंगे नाउ i बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, i इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan 4 का tan 4 रहेगा, रूट एक्स के बदले t माने हैं तो t पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर के बदले सेक स्क्वायर रहेगा, रूट एक्स के बदले t माने हैं तो t पुट कर देंगे। अच्छा, और इतना के बदले 1/रूट एक्स dx के बदले क्या पुट कर देंगे 2 dt, तो इतना के बदले हम पुट कर देंगे क्या, अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि इतना के बदले हम 2 dt पुट करेंगे तो 2 dt ऊपर में कैसे आ जाएगा। कुछ भी नहीं दोस्त, कुछ करना नहीं, देखो हम दिखाते हैं कैसे करना। एक बार फिर समझा देते हैं, tan 4 रूट एक्स है, सेक स्क्वायर रूट एक्स है, इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/रूट एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं ना,
इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इतना देखो ये गुना में है, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में अगर है तो जिसके साथ जो भी हम इसके बदले जो भी आएगा वो इसके साथ क्या लिखाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये 2dt आया तो इसके साथ क्या लिखाएगा मल्टीप्लाई में लिखाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको ये पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ तक आने के बाद हम देखें कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से। तो ये हो जाएगा 2 tan 4t sec² dt। दोस्त अब देखो, अब हमको एक चीज़ नज़र आ रहा था कि tan को अगर हम दूसरा कोई नाम दे दें तो ये sec² के टर्म में बन रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पे sec² t होगा दोस्त dt। tan को अगर हम कुछ मान ले तो उसका डिफ्रेंसिएशन tan x का sec² x होता है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना मान लिया जाए। तो अब तो t मान चुके हैं तो एक दो सेम नाम से दो वेरिएबल एक ही बार मत मानिएगा, एक अलग नाम से मानिएगा। तो मान लेते u बराबर tan t। अब हम सब्स्टिट्यूशन दोबारा लगा रहे हैं इसी सवाल में, एक बार तो हो गया, इसी सवाल में सब्स्टिट्यूशन दोबारा लगा रहे हैं। तो u बराबर मान लेंगे tan t। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा t के रिस्पेक्ट में। यहाँ था x तो इसका डिफरेंशिएशन किसे किए थे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या माने हैं t, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा du बटा dt बराबर tan t का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में d tan t, इसका क्या हो जाएगा sec² t, ये हो जाएगा। अब दोस्त देखिए dt को इधर भेज दे। अब हमको ना t को हटा के u के टर्म में सवाल को बदलना है। यहाँ x को हटा के t के टर्म में बदले हैं, यहाँ t को हटा के किसमें बदलना है u के टर्म में बदलना है, क्योंकि हम u बराबर माने हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं दोस्त, देखिए du बराबर लिख सकते हैं, du इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या sec² t इंटू का ये dt दोस्त। यहाँ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हमें एक चीज़ दिखने लगा स्पष्ट कि इसके बदले तो हम पुट कर लेंगे sec² t dt के बदले पुट कर लेंगे क्या du पुट कर लेंगे। तो हमने सोचा अच्छा du हो जाएगा। अच्छा tan 4t का मतलब क्या है पता है ना आपको कि tan t का पूरा का पावर 4 ये हो भी लिख सकते हैं। तो tan t को अगर आप माने हैं u तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ से नाउ i बराबर जो हमारा पुराना सवाल था जो i शुरू में था वो अब देखिए कैसे बदल जाएगा। 2 का 2 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। tan 4t के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 4t के बदले हम लिख सकते हैं u के पावर 4। अच्छा u के पावर 4 क्योंकि tan t को माने है u तो u के पावर 4। इसके बदले क्या लिख सकते हैं du, इसके बदले क्या लिख सकते हैं du। sec² t dt के बदले क्या लिख सकते हैं sec² t dt के बदले क्या लिख सकते हैं du। तो यहाँ से हो जाएगा du। दोस्त अब देखो ये आ गया एकदम नॉर्मल सवाल के रूप में x के पावर n वाला फॉर्मूला पर। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या था, पावर में 1 जोड़ दो उतना इसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से हम लोग कहेंगे दिस इम्प्लाई i इज इक्वल टू 2 इंटू का u के पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अब दोस्त देखो यहाँ से दिस इम्प्लाई, अब पुट करो वैल्यू सब। अब आंसर हमारा आना चाहिए था जो इसका इंटीग्रेशन होकर आएगा वो x के टर्म में आएगा, लेकिन हमारा आंसर जो अभी आया वो u के टर्म में है। तो पहले हम अब बदलना शुरू करेंगे। तो u किसको माने थे t को, तो यहाँ पर इसके हो जाएगा tan t का पावर 5/5 प्लस c। अभी भी आंसर पे हम नहीं पहुँचे क्योंकि हमारा आंसर चाहिए था x के टर्म में। अब आ जाइए फिर x के टर्म में डालिए। तो t बराबर क्या था √x, तो हम लोग क्या कर देंगे इसीलिए i बराबर हो जाएगा 2/5 tan √x के पावर 5 प्लस c। तो ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
तो दोस्तों अभी तक आपको एक ठीक आइडिया लगने लगा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अभी हम लोग इसी में और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हम लोग इन सब्स्टिट्यूशन मेथड को और भी ग्रैब कर पाए। और आपसे हमें NCERT 7.2 का एक्सरसाइज भी डिस्कस करना है। पहले इस सबको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, फिर आगे हम लोग दूसरे बुक से तब बनाएंगे। पहले NCERT वाला कर लीजिए आप लोग, है ना। NCERT वाला हम लोग अभी 7.1 कर चुके हैं हम लोग NCERT का। 7.2 आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कर लेंगे और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे बाय पार्ट्स की तरफ, ठीक है। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियोस आपको समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो यू शेयर दिस वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, है ना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हम लोग को, हमें भी मज़ा आए और आप भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकें और हम दोनों मिलकर आगे बढ़ सकें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।